यस हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और लास्ट टाइम अपनी जो पॉइंट चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो था यस, यानी कि हमने बात की ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप के बाद में भारत में रक्त के पाए जाने की प्रतिशतता के बारे में अपन ने बात की। आज अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट है दोस्तों RH कारक। हेडिंग लगाइए, RH कारक, RH फैक्टर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। LDC के एग्जाम में आप पिछले कितने भी पेपर जो लगे हुए हैं वो उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम पेपर्स में आपको यहाँ से 1% मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब RH कारक क्या है? सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने किसके बारे में बताया? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने रक्त समूह के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? रक्त समूह के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद इनके एक साथी थे जिनका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर एक बंदर के रक्त का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? बंदर के रक्त का अध्ययन। बंदर के रक्त का अध्ययन किया। दोस्तों इन्होंने जिस बंदर के रक्त का अध्ययन किया, इस बंदर का नाम था मकाका रीसस। क्या था? मकाका रीसस। इस मकाका रीसस नामक बंदर के रक्त का अध्ययन किया किसने? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। इन्होंने क्या देखा? इस बंदर का जो रक्त था, बंदर का रक्त, इस बंदर के रक्त में दोस्तों इन्होंने एक विशेष प्रकार का कारक देखा। क्या देखा? कारक देखा। और इस विशेष प्रकार के कारक को जब देखा गया तो किसके अलावा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रक्त के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी, रक्त के अंदर क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी रक्त में पाए जाते हैं। उनके अलावा बंदर के रक्त में एक और क्या देखा गया? कारक। अब इस कारक को नाम क्या दिया गया? तो इस कारक को रीसस के नाम पर, किसके नाम पर? रीसस। बंदर का नाम क्या था? मकाका रीसस। और इस रीसस के नाम पर प्रथम दो अक्षर उठा के क्या नाम दिया गया? इस कारक का नाम दिया गया, कारक का नाम, और कारक का नाम दिया गया दोस्तों RH कारक। क्या नाम दिया गया? RH कारक नाम दिया गया। ठीक है, यानी अब क्या हुआ? अब ये हो गया कि रक्त में एंटीजन था, एंटीबॉडी थी, उनके अलावा एक कारक और, एक पदार्थ और है जिसका नाम क्या रखा गया? RH कारक। अब इन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो RH कारक है, ये RH कारक या तो किसी व्यक्ति के रक्त में क्या होंगे? उपस्थित। एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा RH कारक या तो किसी के रक्त में उपस्थित होंगे, या तो किसी के रक्त में क्या होंगे? उपस्थित होंगे, या उपस्थित नहीं होंगे, यानी कि क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। या तो उपस्थित होंगे और या अनुपस्थित। बात को फिर से सुनो। रक्त में एंटीजन पाया जाता है, रक्त में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, इनके अलावा एक और कारक देखा गया इस बंदर में जिसका नाम रखा गया RH कारक। RH कारक या तो किसी व्यक्ति के रक्त में होगा और या किसी व्यक्ति के रक्त में नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में RH कारक उपस्थित है तो हम उसे कहेंगे RH पॉजिटिव। हम कहेंगे कि उक्त व्यक्ति का रक्त समूह A है या B है या AB है या O है, कोई सा भी है, लेकिन कैसा है? पॉजिटिव है। बोलते हैं ना अपन A पॉजिटिव B पॉजिटिव, ऐसे। तो वो पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि उस रक्त समूह में RH कारक और उपस्थित है। और यदि किसी व्यक्ति के रक्त में RH कारक उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसे कहेंगे RH नेगेटिव। क्या कहेंगे? RH नेगेटिव। दो ही तो स्थितियां हो सकती हैं कि या तो किसी व्यक्ति के रक्त में RH कारक होगा और या किसी व्यक्ति के रक्त में RH कारक नहीं होगा। होगा तो वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, नहीं होगा तो RH नेगेटिव कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब चलते आगे। तो जैसे ही RH कारक की खोज हुई, तो RH कारक की खोज के बाद
जैसे ही RH कारक की खोज हुई तो दोस्तों RH कारक की खोज के बाद ये पता चला कि कोई भी रक्त समूह A नहीं होता, या तो A पॉजिटिव होगा या A नेगेटिव, या B पॉजिटिव होगा या B नेगेटिव, या फिर कोई रक्त समूह AB पॉजिटिव होगा या AB नेगेटिव होगा, और या कोई रक्त समूह O पॉजिटिव या O नेगेटिव होगा। हमें पता था कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन था दोस्तों? सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, तो सर्वदाता O था। कौन था? O। लेकिन RH कारक की खोज होने के बाद पता चला कि सर्वदाता कौन होता है? O नेगेटिव। O नेगेटिव, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं O कोमा RH नेगेटिव, लिख सकते ना। इस नेगेटिव का मतलब RH नेगेटिव ही तो है, इसको अपने पूरा ओपन करके लिख दिया। ये RS प्री में पूछा है यहां से ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही कौन था? AB। लेकिन RH कारक की खोज के बाद सर्वग्राही कौन हो गया? AB पॉजिटिव। कौन हो गया? AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा गया, और इसी को भी इस तरह से भी लिख सकते हैं AB डैश RH पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद ये देखा गया, ये आकलन किया गया कि कितने प्रतिशत लोग भारत में RH पॉजिटिव हैं। तो भारत में हम बात करें RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति, तो RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति जो है भारत में वो है 97%। क्या है? 97%। और RH नेगेटिव रक्त समूह वाले कितने? 3%। कितने? 3। अगर ऑप्शन में आपको ये डाटा नहीं मिले तो यहां तो मिलेगा 93% और यहां मिलेगा कितना? 7%। या तो आपको ये डाटा मिलेंगे, ये डाटा नहीं मिले तो आपको ये डाटा मिलेंगे, ठीक है। यस, तो भारत में ये स्थिति हो गई अपनी। भारत में RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की बात हो गई। अब हम यहां पर बात करते हैं विश्व स्तर पर। किस पर बात करते हैं? विश्व स्तर पर। तो विश्व में, किसमें? विश्व में हम बात करें किसकी? RH पॉजिटिव की, और विश्व में हम बात करें RH नेगेटिव की। तो विश्व स्तर पर RH पॉजिटिव यानी ऐसे व्यक्ति जिनका रक्त समूह कोई सा भी है, A है, B है, AB है या O है, लेकिन पॉजिटिव रक्त समूह है, तो ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों 85%। और RH नेगेटिव रक्त समूह वाले पूरे विश्व में जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 15%, 15%। कितने? 15% हैं। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताइए? इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो अब देखते हैं अपन इस RH कारक का प्रभाव, कि रक्त में इस RH कारक के होने या ना होने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो RH कारक का प्रभाव, RH कारक का प्रभाव देखिए दोस्तों, RH कारक के प्रभाव में हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ये कि मान लीजिएगा एक पुरुष है। कौन है? पुरुष। और ये पुरुष है कैसा? RH पॉजिटिव। क्या मतलब समझ में आया आपको इसका? मैंने कहा पुरुष RH पॉजिटिव है, क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि इस पुरुष का रक्त समूह कोई सा भी है, चाहे A है, चाहे B है, चाहे AB है और चाहे O है, लेकिन कैसा है? RH पॉजिटिव है। कैसा है? RH पॉजिटिव है। बात क्लियर? ओके। ये है दोस्तों मादा या स्त्री, और इस स्त्री का रक्त समूह कैसा है? नेगेटिव। यानी रक्त समूह चाहे A है, चाहे B है, चाहे AB है और चाहे O है, कैसा है? नेगेटिव रक्त समूह है। कैसा है? नेगेटिव रक्त समूह है। क्लियर? ओके, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? ये जो पुरुष है ये RH पॉजिटिव रक्त समूह वाला है, मादा RH नेगेटिव रक्त समूह वाली है। यदि इन दोनों का विवाह करवा दिया जाए, क्या करवा दिया जाए? दोनों का विवाह करवा दिया जाए दोस्तों, तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो प्रथम संतान है, कौन सी संतान? प्रथम संतान। इनसे उत्पन्न होने वाली जो प्रथम संतान है, ये प्रथम संतान जो है वो होती है सामान्य। क्या होती है? सामान्य होती है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रथम संतान कैसी होती है? सामान्य होती है। बात क्लियर? ओके। लेकिन इसी दंपत्ति से उत्पन्न होने वाली जो दूसरी संतान है, इस दूसरी संतान की दोस्तों क्या होती है? गर्भ में ही मृत्यु। क्या हो जाती है? गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। और शिशु की गर्भ में मृत्यु होने को कहते हैं दोस्तों गर्भ रक्ताणु कोरकता।
गर्भ रक्ताणु कोरकता। शिशु की गर्भ में मृत्यु होने को क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। और इसी गर्भ रक्ताणु कोरकता को इंग्लिश में कहेंगे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है बोलिए? आरबीसी। इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी की। तो इरिथ्रो मतलब आरबीसी, इरिथ्रो आरबीसी, ब्लास्टोसिस यानी फटना, और फीटेलिस यानी भ्रूण में, एम्ब्रियो में। तो भ्रूण में आरबीसी का क्या होना? फटना। और जब भ्रूण के अंदर आरबीसी ही फट जाएंगी तो उसका ब्लड जो है वो शरीर में क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगा, जम जाएगा। और जब भ्रूण के शरीर में रक्त जम जाएगा तो उसकी गर्भ में ही क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बात क्लियर है? यस। तो हमने एक चीज देखी कि इस आरएच कारक का प्रभाव क्या है। आरएच कारक का प्रभाव यह है कि जन्म लेने वाली दूसरी संतान, किनसे जन्म लेने वाली? ऐसी दंपति जिसमें पुरुष आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला है, मादा आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाली है, इनसे उत्पन्न होने वाली दूसरी संतान की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, फिर इसके बचाव क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें यह प्रभाव देखने को मिलता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा मैं आपको बोल के बता देता हूं, लास्ट में लिखा दूंगा। निम्न में से किस एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं? क्या पूछेगा कि निम्न में से किस एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं। फिर वो 4 विकल्प आपको देगा, किस टाइप के विकल्प आपको दे सकता है, तो अभी करते हैं उन पर चर्चा। तो सबसे पहले ऐसा क्यों हुआ, यहां क्यों नहीं हुआ, यही क्यों हुआ, इस पे करते हैं चर्चा। देखिए फैक्ट दोस्तों, ये था पुरुष, और पुरुष कैसा था? आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला, कोई सा भी रक्त समूह था लेकिन पॉजिटिव था। आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला है पुरुष, और इधर थी मादा, और ये थी आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाली। कैसी थी? आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाली थी। पुरुष के शरीर से आरएच कारक, कौन सा कारक मित्रों? आरएच कारक किस में गया? मादा के शरीर में गया। किस में गया मुझे बताना। क्या मादा के शरीर में पहले से आरएच कारक उपस्थित था? क्या आरएच कारक उपस्थित था? नहीं था, नेगेटिव है ना। क्या मादा के शरीर में पहले से आरएच कारक उपस्थित था? नहीं था। अरे नेगेटिव है ये तो कहां हुआ? अनुपस्थित नहीं था। लेकिन कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? मादा के शरीर में पहले से आरएच कारक नहीं है, बाहर से आ रहा है। कहां से? पुरुष के शरीर से। तो मादा के शरीर में ये नई चीज आ रही है कि नहीं आ रही? भाई जो पदार्थ पहले से मादा के शरीर में उपस्थित नहीं है लेकिन बाहर से आ रहा है, इसका मतलब मादा का शरीर इसको क्या समझेगा? एंटीजन समझेगा। क्या समझेगा? क्योंकि शरीर में पहली बार बाहर से आने वाले पदार्थों को हमारा शरीर क्या समझता है? एंटीजन समझता है। तो मादा का शरीर बाहर से आने वाले इस आरएच कारक को क्या समझेगा दोस्तों? एंटीजन समझेगा। क्या समझेगा? एंटीजन। क्लियर? और जब एंटीजन समझेगा तो मादा का शरीर अपने आप क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। अरे एंटीजन को मारने के लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। बताया था मैंने। एंटीजन कौन होते हैं? एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जिनके शरीर में आने से शरीर में अपने आप एंटीबॉडी बनते हैं, और एंटीबॉडी के रूप में कौन डेवलप होते हैं? डब्ल्यूबीसी। कौन डेवलप होते हैं? डब्ल्यूबीसी, जो हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं? सैनिक कहलाते हैं। हमारे शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहलाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो आरएच कारक जैसे ही मादा के शरीर में आया, मादा के शरीर में पहले से आरएच कारक था नहीं, बाहर से आ रहा है, मादा का शरीर इसको समझेगा एंटीजन, और एंटीजन को नष्ट करने के लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और जब तक एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी बनने में लगता है समय, और जब तक एंटीबॉडी बनेंगे तब तक प्रथम संतान जन्म ले चुकी होगी। प्रथम संतान का जन्म, तो प्रथम संतान जन्म ले चुकी होगी। क्लियर? लेकिन अब जब दूसरी बार, ये तो लिख देता हूं मैं फर्स्ट बार, अब दोस्तों जब दूसरी बार वापस से क्या होगा? आरएच कारक, दूसरी बार वापस से क्या? आरएच कारक किसके शरीर में जाएंगे? मादा के शरीर में। तो कौन आ रहा है? आरएच एंटीजन। मादा के शरीर के लिए कौन आ रहा है? आरएच एंटीजन। और पहले ही क्या बन चुके हैं ऐसे के लिए? एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी बनी हुई उनका नाम क्या है? आरएच एंटीबॉडी। क्या नाम है? आरएच एंटीबॉडी। कौन आ रहा है? आरएच एंटीजन। कौन आ रहा है? आरएच एंटीजन। कौन बन रहा है? आरएच एंटीबॉडी। याद कीजिए, बाहर से आने वाला एंटीजन और अंदर बनने वाला एंटीबॉडी दोनों कैसे हो?
समान हो, एक जैसे हो, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, और इस क्रिया को एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया कहेंगे। और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के परिणाम स्वरूप शिशु या भ्रूण के अंदर रक्त जम जाएगा। तो यहां आ रहा है एंटीजन कौन, RH एंटीजन, यहां बन रहा है एंटीबॉडी कौन, RH एंटीबॉडी। आने वाला भी RH है, बनने वाला भी RH है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, समान हैं, दोनों कैसे हैं, समान है। और जब दोनों समान है तो यहां क्रिया होगी कौन सी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया। क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होगी। और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण के शरीर में रक्त क्या होगा, जम जाएगा, रक्त क्या होगा, जम जाएगा। और जब रक्त जम जाएगा तो दोस्तों शिशु की मृत्यु हो जाएगी। और कौन से शिशु की मृत्यु हुई, सेकंड, कौन से की, सेकंड। क्योंकि फर्स्ट की मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि जब तक एंटीबॉडी बने तब तक प्रथम शिशु का जन्म हो चुका था। बात क्लियर, यस। ये तो हो गया कारण। अब इसके बचाव और फिर कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो अब हम RH कारक के बचाव की बात करते हैं। बचाव किसका बचाव, EBF का बचाव। EBF बोले तो इरिथ्रोसिस ब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता का बचाव। मार्केट में मिलते हैं दोस्तों इंजेक्शन, क्या मिलते हैं, इंजेक्शन। और इंजेक्शन 3 नामों से उपलब्ध है। एक तो एंटी RH0 शून्य या एब्सेंट, कुछ भी कह दो। और एक है दोस्तों एंटी डी, क्या है, एंटी डी। और एक इंजेक्शन का नाम है IgG, क्या नाम है, IgG। इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन G, जो कि एक क्या है, प्रतिरक्षी है। यह क्या है, एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी है। क्लियर, ओके। इन तीनों में से अब लिख देता हूं यहां पर। तो मार्केट में जो इंजेक्शन उपलब्ध है इन तीनों में से, इन तीनों इंजेक्शन में से, इन तीनों इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन प्रथम संतान के जन्म के बाद, क्योंकि प्रथम तो सामान्य है ना, ठीक है, तो प्रथम संतान के जन्म के बाद, प्रथम संतान के जन्म के बाद, लेकिन अगले 24 या 72 घंटे के अंदर, अगले 24 या 72 घंटे के अंदर किसको लगवाया जाना चाहिए, मादा को लगवाया जाना चाहिए। अगले 24 या 72 घंटे के अंदर मादा को लगवाया जाना चाहिए, मादा को लगवाया जाना चाहिए। क्या होगा इससे, देखो इससे क्या होगा। पहली संतान के जन्म के बाद क्या बन चुके, एंटीबॉडी। दूसरी संतान के समय एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होगी। तो हम पहली संतान के जन्म के बाद ऐसा इंजेक्शन लगा दें जो मादा के शरीर में बने हुए एंटीबॉडी को नष्ट कर दे। और जब एंटीबॉडी नष्ट हो गई तो स्थिति कौन सी बन गई, पहली। स्थिति कौन सी बन गई, पहली बन गई। बात क्लियर, ओके। यानी कि अब दूसरी बार भी जब RH कारक, यानी कि अब दूसरी बार भी जब RH कारक आएंगे तो मादा के शरीर में क्या बनना प्रारंभ होंगे, एंटीबॉडी। लेकिन जब तक एंटीबॉडी बनेंगे तब तक दूसरी संतान का जन्म हो चुका होगा। अब कौन सी संतान पे इफेक्ट आएगा, तीसरी संतान पे। किस पे, तीसरी संतान पे। क्या करेंगे, दूसरी संतान के जन्म के बाद, लेकिन अगले 24 या 72 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, वापस से मादा को इंजेक्शन लगवाएंगे। बात क्लियर है। लेकिन ऐसा दुस्साहस अपने को करना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है लगभग शायद 2004 के बाद गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि 2 से ज्यादा जीवित संतानें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इसलिए कि फंडा याद रखना, बीबी रखो टिप टॉप, लेकिन 2 के बाद फुल स्टॉप, ठीक है, ओके। तो बात समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, इंजेक्शन लगाने से क्यों इफेक्ट आ रहा है, ओके। ये बात अपने को समझ में आ गई कि हमें क्या उपचार करना है। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनके अंदर ये इफेक्ट होता है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देता हूं इसको, जो भी मैंने बोल के बताया था कि निम्न में से किन स्थितियों में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं, जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं। क्या करते हैं, विवाह करने से
मना करते हैं। ओके, यस। विकल्प नंबर 1, पुरुष RH नेगेटिव और स्त्री भी कैसी हो, RH नेगेटिव। दूसरी स्थिति बताई इन्होंने कि पुरुष RH पॉजिटिव, पुरुष RH पॉजिटिव और स्त्री भी RH पॉजिटिव हो। तीसरी पोजीशन बताई गई है पुरुष RH नेगेटिव और स्त्री RH पॉजिटिव, स्त्री RH पॉजिटिव। और चौथा विकल्प आपको दे दिया जाएगा, पुरुष RH पॉजिटिव और स्त्री RH नेगेटिव। तो जवाब क्या हो जाएगा, यही जवाब हो जाएगा। एक ही स्थिति है जिसमें जीव वैज्ञानिक विवाह करने से क्या करते हैं, मना करते हैं। पुरुष पॉजिटिव स्त्री नेगेटिव। मान लीजिएगा पुरुष नेगेटिव है, अरे तो पुरुष ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या कोई RH कारक स्त्री में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो क्या कोई एंटीबॉडी बनेगा, क्या कोई एंटीजन जा रहा है, नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुरुष पॉजिटिव तो स्त्री भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, RH कारक जाएगा, लेकिन स्त्री के शरीर में वो पदार्थ जा रहा है जो पहले से उसके पास उपस्थित है, तो उसका शरीर उसको नया पदार्थ या बाह्य पदार्थ या फॉरिजन पार्टिकल या एंटीजन नहीं समझेगा और एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुरुष नेगेटिव है, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बाहर से जब शुक्राणु जा रहे हैं तो उनमें RH कारक है ही नहीं, तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। लेकिन यहां पर RH कारक जा रहे हैं, यहां पहले से है नहीं, इसलिए स्त्री के शरीर में नया पदार्थ, बाह्य पदार्थ बाहर से आ रहा है, जिसको स्त्री का शरीर एंटीजन समझेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी समान होने के कारण आपस में दोनों क्रिया करेंगे और गर्भ में जो शिशु है उसके शरीर में रक्त जम जाएगा और इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस हो जाएगा, गर्भ रक्ताणु को रक्ता हो जाएगी। बात क्लियर? चलिए तो नोट कर लीजिएगा, ये था अपना कॉन्सेप्ट RH कारक का। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। क्लियर एकदम? ओके, लीजिएगा, नोट कीजिए दोस्तों, आराम से नोट कर लीजिएगा। यस, नेक्स्ट।
कर दूं आगे? नेक्स्ट, नोट कीजिए। आर एच कारक का प्रभाव। हो गया? यस। नेक्स्ट। नोट कर लीजिएगा। हो गया? नेक्स्ट, नोट करें। ईबीएफ का मतलब है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।
हो गया। तो बचाव के लिए या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बचाव के लिए इंजेक्शन उपलब्ध है 3, anti-RH0, anti-DIgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ है? हाँ बोलिए, बिल्कुल बताइए। इधर से 30 नंबर का, ओके, पहले नोट कर लो फिर बता देता हूँ। इसका जवाब आएगा सी, प्लीहा। देना दो कहीं से जाके देख लो, ये है इसका प्लिया। सबसे पहले भूरणी अवस्था में एम्ब्रियोनिक फेज में अपन होते हैं तो प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और स्प्लीन के अंदर ही ब्लड का स्टोरेज होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। नहीं, सी होगा। योग योग सेक जो है वो अलग चीज है। नेक्स्ट कर दूं, नोट कीजिए। हो गया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार रिपीट कर देता हूं। यस, तो आज अपन ने बात की दोस्तों किसकी? आरएच कारक की, आरएच फैक्टर की। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इनके साथी थे वीनर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक बंदर के रक्त का अध्ययन किया, ठीक है, और उस बंदर का नाम क्या था? मकाका रीसस बंदर। रीसस के 2 स्टार्टिंग के अक्षर के आधार पे कारक का नाम क्या देखा? आरएच कारक रखा। बंदर का रक्त का अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा एक और कारक था और उस कारक को रीसस के नाम पर आरएच नाम दे दिया गया, ठीक है। यस, आरएच कारक की बात करें तो आरएच कारक उपस्थित होता है तो हम व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला कहेंगे, आरएच कारक एब्सेंट होता है तो आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाला कहेंगे। फिर हमने बात की कि कोई भी रक्त समूह ऐसे नहीं होता, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर्वदाता कौन हो गया? आरएच कारक की खोज के बाद सर्वदाता ओ नेगेटिव हो गया। और सर्वग्राही कौन हो गया? ए बी पॉजिटिव। भारत में आरएच पॉजिटिव 97% और आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति 3% है। ये डाटा नहीं मिले तो आपको ये डाटा मिल सकते हैं 93 और 7। विश्व में आरएच पॉजिटिव की संख्या देखें तो 85% व्यक्ति हैं आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाले और 15% आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाले हैं। फिर हमने आरएच कारक का प्रभाव देखा कि जब पुरुष आरएच पॉजिटिव हो, स्त्री आरएच नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में इनका विवाह करवाने पर इनसे उत्पन्न होने वाली पहली संतान तो सामान्य होती है, लेकिन दूसरी संतान की गर्भ में मृत्यु होती है, जिसे गर्भ रक्ताणु को रक्ता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमने देखा इसका क्या प्रभाव है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो आरएच कारक जब पुरुष से मादा के शरीर में जाएंगे, क्योंकि मादा नेगेटिव है तो बाहर से नया पदार्थ आ रहा है, मादा का शरीर उसके एंटीजन समझेगा और एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन जब तक एंटीबॉडी बनेंगे प्रथम संतान का जन्म हो चुका होगा, वो सामान्य होगी। लेकिन दूसरी बार जब आरएच कारक जाएंगे तो ऑलरेडी मादा के शरीर में क्या बने बैठे हैं, एंटीबॉडी बन चुके हैं। कौन से एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी। आने वाला कारक आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन आ रहा है, आरएच एंटीबॉडी बन रहा है, दोनों समान है, समान है तो क्रिया करेंगे, इस क्रिया को एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया कहेंगे। और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के कारण क्या होगा, भ्रूण में रक्त जम जाएगा और उसकी गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। बचाव में देखा एंटी आरएच 0, एंटी डी या आईजीजी नाम से 3 इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध है, जिनमें से कोई एक इंजेक्शन प्रथम संतान के जन्म के बाद, लेकिन अगले 24 घंटे में अच्छी बात है, नहीं तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको मादा को लगवाना चाहिए, जिससे मादा के शरीर में पहली बार जब आरएच एंटीजन आया था तो उसके कारण जो एंटीबॉडी बने थे वो नष्ट हो जाते हैं, स्थिति पहले वाली हो जाती है, दूसरी संतान का भी सामान्य जन्म होता है। फिर हमने देखा एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है कि निम्न में से किन स्थितियों में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं। तो पुरुष का रक्त समूह आरएच पॉजिटिव हो, स्त्री का रक्त समूह आरएच नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर लड़की पसंद आ जाए तो विवाह तो करना पड़ेगा ना। तो उपलब्ध कौन है, इंजेक्शन है ना, एंटी आरएच 0, एंटी डी आईजीजी, ठीक है, यस। तो ये था आज का अपना कॉन्सेप्ट। अगले सेशन में इससे आगे वाले पॉइंट पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।